जाना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनिका जगह से उठकर अपना एक हाथ माथे पर रखकर खिड़की से बाहर देखने लगी और फिर अचानक अनिका ने पलटकर बूढ़े बाबा की ओर देखकर पूछा, जरा बताइए मुझे क्या जानते हैं आप मेरी माँ के बारे में? क्या थी और कौन थी और कैसी थी? बुरी औरत थी या फिर अच्छी औरत थी? इसके लिए आगे कहती है, सारे सवाल ऐसे हैं जिन्हें मैं सवालों से तलाशने की कोशिश कर रही हूँ और मेरी एक मुश्किल सिर्फ आप दूर कर सकते हो। क्या आपके पास मेरी इन सवालों का जवाब है? झुलसते हुए चेहरे के पीछे छिपे हुए उस बूढ़े बाबा की एक्सप्रेशन तो अनीका नहीं देख पा रही थी, मगर अनीका को यह महसूस जरूर हो रहा था कि अनीका के सवाल सुनकर बूढ़े बाबा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। बूढ़े बाबा ने अपनी जगह से खड़े होते हुए अनीका से कहा, तुम्हें काफ़ी सवालों का जवाब मेरे पास है, मगर फिर भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें तुम्हें तकदीर और तुम्हारे भविष्य से जुड़े हुए हैं और जिनके जवाब भी तुम्हें खुद ढूंढने होंगे। बाकी तुम्हारी माँ और मेरे माँ के अतीत के बारे में मैं जो कुछ जानता हूँ, आज मैं वह सब कुछ तुम्हें बता देता हूँ। बूढ़े बाबा की ये बातें सुनकर अनिका का दिल जोरों से धड़कने लगता है। आखिरकार वह दिन आ गया था जब अनिका को यह पता चलने वाला था कि आखिर स्वाति मल्होत्रा की असलियत क्या थी। क्योंकि एक तेज पढ़ी लिखी और जीनियस लड़की अचानक दिल्ली से गायब हो गई, क्योंकि वह अचानक ही अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ जुड़ गई। अनिका को आज शायद बूढ़े बाबा के खुलासे के बाद ये पता चलने वाला था कि उसकी माँ स्वाति एक अच्छा इंसान थी या एक बुरी औरत थी। बूढ़े बाबा धीरे धीरे चलकर अनिका के पास आकर खड़े होकर सहारा लेकर खड़े हो जाते हैं। बूढ़े बाबा ने खिड़की के बाहर एक बड़े से पेड़ की ओर देखकर अनिका से कहा, बहुत साल पहले की बात है। तुम्हारी माँ स्वाति मल्होत्रा एक काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। लोगों को काफ़ी उम्मीद थी उसके फ्यूचर को लेकर, मगर पता नहीं किस तरह के खतरनाक अंडरवर्ल्ड की के हवाले वो अपने आप को सौंप बैठी। एक एक्सपेरिमेंट करने की जाल में फंसा लिया गया। स्वाति मैडम को पता चलता है कि उस ऑर्गेनाइज का असली मकसद और व्यक्तियों को परेशान करना है, उनकी जान के दुश्मन है। मगर फिर मौका देखकर किसी तरह से ऑर्गेनाइज से भाग निकली। अंडरवर्ल्ड की गैंग वाले बहुत खतरनाक लोग थे। पूरी दुनिया में उनकी ताकत फैली हुई थी। जब तुम्हारी माँ उसके जंगल से बचकर दिल्ली पहुंची तो उनके आदमी भी पीछे पीछे दिल्ली तक पहुंच चुके थे। तुम्हारी माँ को ढूंढकर उसे ख़त्म कर देना चाहते थे। तुम्हारी माँ और तुम्हें पापा ने एक प्लान बनाया। उन्होंने दिल्ली में एक बात फैला दी कि तुम्हारी माँ उन्हें धोखा देकर कहीं भाग गई है। उस वक्त तुम्हारी माँ ने मुझे अपना भरोसेमंद साथी बनाकर अपने साथ रख लिया था। मैं तुम्हारी माँ का इकलौता वफादार था। हम दोनों मनाली चले गए। मनाली जाकर तुम्हारी माँ ने गौतम गुलेरिया के साथ शादी कर ली। क्या तुम जानती हो तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों किया? अनिका कहीं ना कहीं बूढ़े बाबा के सवाल का जवाब जानती थी, मगर वह बूढ़े बाबा के मुंह से सुनना चाहती थी। आखिर सच क्या था? बूढ़े बाबा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती थी। मैं जानती थी कि तुम्हें अब अगर सुरक्षित रखना है तो गुमनाम की अंधेरी जगह पर रहकर ही तुम्हारे बचाया जा सकता है। इसका मतलब ये था कि तुम्हें अपने पापा का प्यार नसीब नहीं होने वाला था, मगर तुम्हारी माँ चाहती थी कि कम से कम तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारे पापा का नाम जुड़े रहे, और इसलिए तुम्हारे पापा के सरनेम वाले एक इंसान से तुम्हारी माँ ने एक समझौते वाली शादी की, ताकि तुम्हारे नाम के साथ हमेशा हमेशा तुम्हारे पापा का नाम रहेगा। अनिका ये बात तो बहुत पहले से ही जानती थी, वरना गौतम गुलेरिया में ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं थी कि जो स्वाति मल्होत्रा जैसी लड़की ऐसे इंसान के साथ शादी करे। अनिका ये बात तब भी समझ चुकी थी जब उसने पहली बार अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम से गोरे समझौने की कोशिश की थी। अनिकरण फार्मेसी, जिसमें अनिका और करण गुलेरिया दोनों का नाम शामिल था। इसे साफ पता चलता था कि स्वाति मल्होत्रा करण गुलेरिया से कितना प्यार करती थी। आज बूढ़े बाबा की बातों से एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अनिका की माँ और पापा के बीच प्यार था। वह इतना गहरा था कि मौत के बाद भी वह मिटने वाला नहीं था। बूढ़े बाबा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे हुक्म दिया था कि तुम जब 18 साल की हो जाओगी तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ा एक सबसे बड़ा राज तुम्हें बता दूंगा। वह यह था कि 20 साल
की होने से पहले तुम्हें माँ बनना होगा, तभी तुम्हें जिंदा रह पाओगी। तुम्हारी माँ का हुक्म लेकर मैं मनाली से आसपास के जंगलों में कई सालों तक भटकता रहा। गुमनामी के अंधेरों में खो गया था। ना मेरी कोई दोस्ती थी किसी से, ना मैं किसी को जानता था, ना किसी से बात करता था। बस मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, मेरी मालकिन को सुरक्षा देना और उनकी बेटी को अच्छे से जो उन्होंने बताया है वो करना। और कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि किसी तरह से खतरनाक अंडरवर्ल्ड गैंग को तुम्हारी माँ के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वे लोग तुम्हें ख़त्म करने के लिए हमारे देश में आ चुके थे। वे लोग काफ़ी ताकतवर थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अकेला उन सब से कैसे लड़ूंगा। तुम्हारी माँ को बचाने के लिए अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था। वह तुम्हारे पापा से मदद लेकर। तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि मैं किसी भी हाल में तुम्हारे पापा से जाकर दिल्ली में मिल जाऊं और उन्हें मिलने के बाद तुम्हारी सारी कस्टडी दे दूं और तुम्हें उन्हें सब बता दूं। जैसे ही मैं दिल्ली जाने लगा तो रास्ते में ही उस खतरनाक गैंग के लोग मेरे पीछे पड़ गए। मैं काफ़ी देर तक उनसे बचकर भागता रहा, मगर आखिरकार उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे खुद याद नहीं है। जब मैंने अपनी आंखें खोली तब मुझे कुछ याद नहीं था। अपना नाम तक याद नहीं था, ज़िंदगी का मकसद भी याद नहीं था, अपना पता ना ठिकाना कुछ। मगर मैं सिर्फ़ एक बात जानता था कि मुझे दिल्ली जाकर करण गुलेरिया से मिलना था। उसके अलावा मैं सब कुछ भूल चुका था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि मुझे दिल्ली जाकर करण गुलेरिया से क्या मिलने के बाद क्या कुछ बात करनी है। मुझे क्या कोई चीज़ के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करनी है या फिर करण गुलेरिया को कुछ अच्छी बातें बतानी है। मैं अच्छी तरह जानता था और एक बात जो मेरे ज़हन में एक मोहर की तरह छप चुकी थी, वह यह थी कि तुम तक मैं मैसेज पहुंचा के 20 साल के बाद 20 साल से पहले तुम्हें माँ बनना होगा। तुम्हारी जान बचने के लिए बहुत ज़रूरी था। अनिका ने ये बातें पहले से ही सुन रखी थी। खुद क्रिस्टोफर ने भी अनिका से ये बात कही थी। अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसका माँ बनना बहुत ज़रूरी था। आज बूढ़े बाबा के मुंह से भी ये बातें सुनकर अनिका को कंफ्यूज बढ़नी जा रही थी। अनिका ने बूढ़े बाबा से पूछा, आखिर क्या वजह थी? 20 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले मेरा माँ बनना जरूरी क्यों था? ऐसा क्यों था और मेरी माँ ने क्या आप जानते हैं? अनिका के बूढ़े बाबा के बीच जब ये सारी बातें चल रही थी तभी राजलक्ष्मी बाकी सारे वार्ड बॉय को मेडिकल स्टोव को लेकर कमरे से बाहर चली गई थी। कमरे में अब अनिका और बूढ़े बाबा के अलावा कोई नहीं था। बूढ़े बाबा का चेहरा बिल्कुल शांत हो चुका था। उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी काफ़ी धीमी पड़ चुकी थी। बूढ़े बाबा लगातार खिड़की की ओर बाहर देखकर अनिका को उसके अतीत के बारे में बता जा रहे थे। अपनी माँ से जुड़ी हुई हर बात बताने की कोशिश कर रहे थे। अनिका जानती थी कि आज उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन था। आज उसकी ज़िंदगी से जुड़े लगभग सारे सवाल बिल्कुल पानी की तरह उसके सामने साफ होने वाले थे। अनिका की दिल की धड़कन तेज होने लग गई थी। तभी बूढ़े बाबा ने अनिका के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं तुमसे कहा था, तुम्हारी माँ जिस खतरनाक ऑर्गेनाइज के साथ जुड़ी थी वे लोग काफ़ी खतरनाक थे। लोगों की जान की उन्हें कोई भी फिक्र नहीं थी। चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, उनके लिए सब एक जैसे थे। कमज़ोर लोगों को वो चुटकी में मसल देते थे। तुम्हारी माँ को भी इस बात का डर था कि वो लोग कभी ना कभी तुम तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि तुम कमज़ोर हो, जैसे वह कमज़ोर थी। बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर अनिका को हैरानी होने लगी। बूढ़े बाबा ने सवाल स्वाति मल्होत्रा को कमज़ोर बताया था, एक ऐसी लड़की जिसने 25 साल ईयर्स की उम्र में पूरे देश और दुनिया की मेडिकल इंस्टीट्यूट में तहलका मचा दिया था, जिस लड़की ने पूरे शहर को अपने कब्जे में कर लिया था, वह लड़की कमज़ोर कैसे हो सकती है? ये बात अनिका के कुछ समझ से बाहर थी। अनिका ये भी समझ नहीं पा रही थी, अगर स्वाति मल्होत्रा को ये पता चल चुका था कि जिस ऑर्गेनाइज के साथ जुड़ी थी वह इतनी खतरनाक थी, तो स्वाति ने उन लोगों को रिपोर्ट पुलिस को क्यों नहीं की? आखिर स्वाति करण की होने वाली बीवी थी। अगर इतना बड़ी बात होती तो वह बड़ी से बड़ी अथॉरिटी का सहारा लेकर अपने आप को, अपनी बच्ची को बचा सकती थी। मगर क्या करण हो सकता था? स्वाति ने ऐसा नहीं किया। ये सारी बातें
के जवाब मिलना अनिका के लिए ज़रूरी था। बूढ़े बाबा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी माँ तो ये भी नहीं जानती थी कि वह जिसके सहारे तुम्हें छोड़ रही है वह डोगरा परिवार भरोसे के लायक था या नहीं था। 18 साल की हो जाओगी तब तक तुम्हें लोग बचा पाएंगे या नहीं, इस बात की भी उसे कोई गारंटी नहीं थी। तुम्हें ताकतवर बनाने की तुम्हारी माँ के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उसने अपनाया। अनिका समझ नहीं पा रही थी आखिर ऐसी कौन सा रास्ता था जिसे उसकी माँ ने ताकतवर बनाना चाहती थी, और आखिर इतनी कम उम्र में प्रेग्नेंट होने का कोई लड़की ताकतवर कैसे बन सकती है। ये बात भी अनिका की समझ से बाहर थी। बूढ़े बाबा ने अनिका से कहा, तुम्हारी माँ जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी, उन लोगों के लिए तुम्हारी माँ ने एक ड्रग का आविष्कार किया था। वह एक ऐसा ड्रग्स था जो इंसान के शरीर में जाते ही इंसान के शरीर में कोई भी ऐसी ताकत पैदा कर देता था जो आम लोगों से ही उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बना सकती थी। तुम्हारी माँ ने यह ड्रग्स इंसानियत की भलाई के लिए बनाया था, ताकि कमज़ोर बीमार लोगों को इसका इस्तेमाल करके उन्हें नई जीवन दान दिया जा सके। तुम्हारी माँ को पता चला कि उस ऑर्गेनाइजेशन के मकसद कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ ने उन लोगों का साथ छोड़ दिया, मगर वे लोग काफ़ी ताकतवर थे। उन लोगों तुम्हारी माँ अच्छी तरह जानती थी कि आज नहीं तो कल वे लोग तक पहुँच कर उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। उससे लड़ने के लिए तुम्हारी ताकतवर होना बहुत ज़रूरी था। अनिका ने बूढ़े बाबा की बात बीच में काटते हुए पूछा, क्या इसी की वजह से बलवीर सिंह ने मुझे मार्शल आर्ट टेक्निक दी? अब मैं समझती हूँ मेरी माँ ने ही बलवीर सिंह को सर से ऐसे क्यों कहा था कि वे मनाली जाकर मुझे मार्शल आर्ट टेक्निक ज़रूर सिखाए, क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि मैं मार्शल आर्ट ट्रेनिंग लेकर इतनी ताकतवर बन जाऊं कि क्रिस्टोफर की गैंग को गुंडों से लड़ सकूं। प्लानिंग की थी मेरी माँ ने, सोचा थी सकती थी कि बूढ़े बाबा ने